हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल डायरी पर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि यूपी लेखपाल राजस्व लेखपाल का लगभग 5,686 वैकेंसी 2022 में फिर से आने वाली है। जो 8,000 आ चुकी है, जिस पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसको छोड़ने के बाद। और ये कौन बता रहा है? ये हिंदुस्तान न्यूज जो है उसमें 5 तारीख को 5 अगस्त को रिलीज हुआ था ये खबर। ठीक है दोस्तों, जिसमें 3,000 पद जो है 3,600 पद जो है वो लगभग नए हैं जो ऐड किए जा रहे हैं, और लगभग 2,086 पद जो है वो 8,000 में टोटल 10,000 था, तो उसमें से 2,086 पद का नहीं हो पाया था नोटिफिकेशन में, तो उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। दोस्तों ये तो अपने लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि पेट जो है 2022 देने के बाद पता नहीं कौन सी वैकेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर अब ये कंफर्म है कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी मिलने वाली है। तो आप लोग क्या करेंगे? बहुत ही मेहनत करेंगे और यूपी टेट में 90 प्लस स्कोर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और वो कैसे होगा मैं आपको बताता चलूं कि आपके मेहनत से और हमारे दिए हुए कंटेंट से होगा, जिसमें आपको मैथ डीआई का जो क्वेश्चन सीरीज है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। आप इसको डेली, इस वीडियो को आप सिर्फ आधे घंटे वॉच करिए, उसके बाद आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसको मैं एकदम चैप्टर वाइज लेके चलूंगा। इसके अंदर जितने भी डिवीजन है, जितने भी इसके पार्ट हैं, सबको एक्सप्लेन किया जाएगा इसमें, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 20 नंबर की डीआई, 5 नंबर की मैथ और 5 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर आप बहुत आराम से लेके आ सकते हो। 30 नंबर का मतलब बहुत होता है भाई साहब। एक एक नंबर के लिए यहाँ पर पता नहीं क्या करने के लिए लोग तैयार हैं, पर 30 नंबर बहुत होते हैं। तो आप मन से जुट जाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने जो है ग्राफ को सॉल्व करने का जो 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 चैप्टर उसमें इस्तेमाल होता है, जैसे परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ पे परसेंटेज एवरेज, ये 2 चीजें कवर हो चुकी हैं। इसको आप देख लेना। और आज हम इन सभी को पढ़ने वाले, रेशियो और एनुअल इंक्रीज रेट, इंडेक्स और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा जो है वो हम बताते चलेंगे आपको, और आप लोग इसको ध्यान से देखना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर सुझाव के रूप में डाल देना, ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं और आपको क्या देना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना शानदार क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रेशियो। तो रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूं अनुपात के बारे में थोड़ा सा। तो अनुपात कुछ नहीं है, कल मैंने आपको बताया था कि P बटा Q। P बटा Q क्या है? ये है 1/2। मान लो P बटा Q की जगह पे, इसका मतलब क्या है कि 2 से हम भाग दे रहे हैं एक में। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो देखिए भाग और रेशियो में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसा है, बस लिखने का अलग अलग तरीका है। रेशियो मतलब भाग, ठीक है ना। और रेशियो में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बड़े से बड़ी चीज जो है उसको मानकर छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब रेशियो के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं कैसे होता है। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा है कि नीचे दी गई सारणी को ध्यान से अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर देखिए कुल 12,000 बच्चे हैं, 12,000 बच्चे हैं, और इनका प्ले स्कूल का प्रतिशत और इनमें लड़के और लड़कियों का भी प्रतिशत दिया गया है, मतलब प्ले स्कूल ABCDEF, और इसमें बच्चों का ये पूरे लड़के और लड़की को मिलाकर परसेंटेज दिया गया है। यहाँ पर लड़कों का सिर्फ अकेले और लड़कियों का अकेले परसेंटेज दिया गया है। तो इसको देखकर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है प्ले स्कूल ए में लड़कियों की संख्या का प्ले स्कूल ई में, देखो ए जहां जो शब्द पहले बोले उस पर टिक कर लो। ठीक है, ये वाला प्ले स्कूल ए में लड़कियों की संख्या, मतलब यहां से लड़कियों की संख्या का, प्ले स्कूल ई में लड़कियों की संख्या, यहाँ ई है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या है प्रतिशत में।
के बीच का अनुपात बताना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्ले स्कूल ए में लड़कियों की कुल संख्या निकालेंगे ना, तभी तो पता चलेगा 12,000 में प्ले स्कूल ए में कितनी लड़कियां हैं। तो यहां पे लिखेंगे प्ले स्कूल ए में लड़कियों की संख्या, प्ले स्कूल ए में लड़कियों की संख्या कितनी है, देखिए टोटल तो 12,000 है, ठीक है। अब 12,000 में कुल बच्चे कितने हैं, इसमें 20% है। तो 20% को मैंने पिछले वीडियो में बताया, परसेंट को अगर बटे में बदलना है तो क्या करेंगे, उसको 100 से भाग दे देते हैं, परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग दे देंगे, गुणे। अब यहां पर देखिए लड़कियों का प्रतिशत अलग है, लड़कों का अलग है, तो ये दोनों जोड़कर दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 45 यहां लिखेंगे तब तो लड़कों का प्रतिशत निकल जाए, लड़कों की संख्या निकल जाएगी, और यहाँ 55 लिखेंगे तो लड़कियों की संख्या निकलेगी। तो यहाँ आपको 55 लिखना पड़ेगा, और परसेंट था, परसेंट को हटाया 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, टोटल 4 0 कटे, 1 2 3 4 0 कट गया। अब 12 दूना 24, 24 का गुणा 55 में करना है हमको, तो 24 का गुणा जब 55 में कर देंगे तो आ जाएगा 24 गुणे 55 बराबर 1320। 1320 ये लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब हमने स्कूल ए में निकाल लिया, अब ऐसे प्ले स्कूल ई में भी निकालेंगे, प्ले स्कूल ई में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। देखिए दोस्तों, इसको आपको लिखना उखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं, आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ये सब लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ए और ई लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो इससे आपका समय बच जाएगा। तो यहां पर देखिए टोटल है 12,000। अब इसमें देखिए टोटल प्रतिशत कितना है बच्चों का, 19, तो 19 बटा 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट हटा दिया है, और लड़कियों की संख्या कितना है 50, लड़कियों की प्रतिशत 50 है, तो 50 बटे 100 कर दिया, 1 2 1 2 4 0 से 1 2 3 4 0 कैंसिल। अब 12 25 60, 60 गुणे 19 करना है, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा 114, और 1 0 बचा, उसको यहां पर लगा दिया, तो टोटल आ गया 1140। अब देखिए अनुपात हमको बताना है ए और ई में, तो ए और ई का अनुपात, तो यहां पर ए का कितना है 1320 अनुपात 1140, यहां से 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। अब बचा 132 और 114, अब 132 और 114 को हमको काटना है, ठीक है ना, तो 2 से काटेंगे, तो यहां पर 22 अनुपात 19 ये बच जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 22 अनुपात 19 आएगा। तो दोस्तों 22 अनुपात 19 ये हमारा सही आंसर है। देखिए यहां पर एक जगह लिखा है 19 अनुपात 22, इसमें और इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, पर आपको यहां जो पूछा गया है प्रश्न में, इसको ध्यान में रखना है कि जो पहले पूछा गया है उसका अनुपात पहले होगा, जो बाद में कहा गया है उसका अनुपात बाद में। तो ए में लड़कियों की संख्या का प्ले स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात, इसलिए ए वाला जो है वो पहले रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि अनुपात का ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए है तो अनुपात का, लेकिन इसमें परसेंटेज भी इस्तेमाल हो रहा है ना, क्योंकि ये पहले वीडियो में मैंने बताया था कि परसेंटेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई संख्या परसेंटेज में है तो उसको p बटा q के रूप में या भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो 100 से भाग देकर बदलते हैं, यही तो है, और इसमें कुछ है ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये चार्ट वही है, बस क्वेश्चन देखना है हमको। लिखा है प्ले स्कूल बी व सी, बी और सी दोनों को कंबाइन करके कहा गया है, बी व सी को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या का उन्हीं प्ले स्कूल में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से हमको बी और सी में एक बार लड़कियों कितनी लड़कियां हैं वो निकालना होगा,
फिर बी और सी में कितने लड़के हैं वो निकालना होगा, फिर दोनों का अनुपात निकालना होगा। तो यहां पर लिखेंगे बी में लड़कियों की संख्या, ठीक है, बी में लड़कियों की संख्या। अब इसको हमको अलग से इसलिए निकालना होगा क्योंकि बी और सी का परसेंटेज अलग है, ठीक है ना, बच्चों का प्रतिशत अलग है, इसलिए निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे बी में लड़कियों की संख्या, बी में लड़कियों की संख्या। अब देखिए टोटल कितने हैं, 12,000, ठीक है। अब यहां बी में मैंने कहा परसेंटेज टोटल बच्चों का 16 है, तो 16 बटे 100 करेंगे क्योंकि परसेंट हटाएंगे। और यहां पर देखिए यहां पर लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 40, तो 40 बटे 100 कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां से 4 जीरो कैंसिल, यहां से भी 4 जीरो कैंसिल। अब यहां पे 64 गुणे 12 करना है, 12 गुणे 64, क्योंकि 12 तो यहां से 16 चौका 64, ठीक है। अब 12 गुणे 64 जब यहां पर हम लोग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 768। देखिए ये कैलकुलेशन आराम से छोटा छोटा है, आप लोग कर लेना, आप समय बचाने के लिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो 12 गुणे 64 किया तो 768 आ गया। अब सी में लड़कियों की संख्या निकालेंगे, सी में लड़कियों की संख्या। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप डायरेक्ट बी में लड़कियों की संख्या ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप बी लिख के लड़की को और सी लिख के गर्ल के लिए एक जी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक साइन लगा दीजिएगा कि मैं लड़कियों के लिए कर रहा हूं। मेल फीमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे बी में ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी में एफ की संख्या, ठीक है, बी में एफ की संख्या, सी में एफ की संख्या, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो जल्दी समय बचाने के लिए। तो यहां पर देखिए सी में लड़कियों की संख्या कितनी है, टोटल 12,000 गुणे, यहां पर देखिए टोटल परसेंटेज कितना है बच्चों का, 15, तो 15 बटे 100 हो जाएगा, गुणे यहां पर लड़कियों का परसेंटेज कितना है, 48, तो यहां से हो जाएगा 48 बटे 100। अब यहां से देखिए 3 जीरो कटा, यहां से भी 3 जीरो कट गया। अब इसको 2 से काटेंगे, 5 से काट लो, 5 दूना 10, 5 तीन 15। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ठीक है। तो 6 तिरिक 18 गुणे 48 ये हमको करना है। तो 18 गुणे 48 किया तो आ गया 864, ठीक है। अब ये अभी लड़कियों का ही निकल रहा है, बी और सी में लड़कियों की संख्या हमने निकाल लिया, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि भाई दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों जोड़ने के बाद ही तो अपना हो पाएगा। चलो अभी आगे कर लेते हैं। अब यहां में लड़कों की संख्या निकालना है, तो बी में लड़कों की संख्या, बी में लड़कों की संख्या कितनी है, टोटल तो 12,000 है, गुणे परसेंटेज कितना है 16 बटे 100 गुणे, अब यहां पे देखो लड़कों की संख्या कितनी है 60, तो यहां पर हो गया 60 बटे 100, यहां से 3 जीरो कटेगा, ठीक है। अब देखिए हमको इन सब का आपस में गुणा करना है, जब सबका गुणा आपस में हो जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1152, 1152 ये लड़कों की संख्या है बी में, और सी में लड़कों की संख्या, सी में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार निकालेंगे, 12,000 गुणे सी में 15% बच्चे हैं टोटल, 15 बटे 100 गुणे लड़कों की संख्या कितनी है इसमें 52%, तो 52 बटे 100, यहां से फिर से कट जाएगा, सॉरी 3 जीरो कटेगा, 2 जीरो नहीं, यहां भी 1 जीरो बच गया था, ठीक है ना, तो 2 पचे 10, 2 अठे 16, ठीक है ना, यहां पे हो गया। अब देखिए यहां पर इसको जब काटेंगे हम लोग तो यहां पर 10 बचा है, यहां पर 15, तो 5 दूना 10, 5 तीन 15, 2 एक कम 2, 2 छक 12, तो 18 गुणे 52 हो जाएगा यहां पर, 18 गुणे 52, और इसका मान कितना निकल के आया है 936। देखो यहां पर क्या है, हमको लड़के और लड़कियों के बीच में अनुपात पूछा है ना, तो लड़कों की कुल संख्या क्रमशः अनुपात,
बी व सी में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या का उन्हीं लड़कियां पहले हैं, तो इसमें गर्ल पहले हो जाएगा और बॉय बाद में। तो गर्ल और बॉय का अनुपात ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहां से गर्ल का हो जाएगा टोटल 768 प्लस यहां से कितना आया था 864 अनुपात बॉय का कितना है 1152 प्लस 936, ठीक। अब इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1632 अनुपात ये हो जाएगा अपना 2088, ठीक है दोस्तों 2088। अब यहां से जब इसको काटेंगे आप दोनों तरफ 2 2 से काट सकते हैं, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे और छोटा हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे और छोटा हो जाएगा। ऐसे करते करते आप काटते जाएंगे तो लास्ट में आपका बचेगा 68 अनुपात 87, क्योंकि 87 किसी से कटता नहीं है इसलिए इसको यहीं पर रोक दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका अनुपात निकल के आया लड़कियों का और लड़कों का, ठीक है ना, बी व सी में। तो कितना है 68 अनुपात 87, ऑप्शन नंबर बी देखिए सही है एकदम से। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। इससे छोटा क्वेश्चन जो है वो शायद ही होगा, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आपके थोड़े से इजी आते हैं, बाकी 5 में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके टफ ही होंगे, ठीक है। तो उस कैटेगरी में ये आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यही उम्मीद करता हूं। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार आप समझ गए तो तेजी से फिर करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों अगला टॉपिक है अपना सूचकांक या इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनको ये सब चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं सीखना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है आपका, देखिए इसमें 2-3 चीजें होती हैं अपना। एक होता है लाभ। लाभ आपको अगर निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि लाभ होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य, यही तो होता है ना, माइनस कॉस्ट प्राइस। और ये क्या होता है प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये होता है लाभ, ये सबको पता है कि ऐसे निकाला जाता है। अगर हम विक्रय मूल्य में से लागत को घटा दें तो जो बचेगा अपना वो लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार हानि का भी होता है, लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है तब जाकर हानि निकलती है, ठीक है ना, लॉस निकल के आता है। उसके बाद यहां पे इंडेक्स में हमको यही लाभ और हानि से संबंधित चीजें देखने को है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके मैं 1-2 पॉइंट आपको बता देता हूं, ठीक है। पहली बात तो सूचकांक में हम कोई भी क्वेश्चन जो है उसको 100 मानकर ही करेंगे, ये आपको याद रखना है। 100 मानकर करना है हमको क्वेश्चन को, ठीक है ना। और सूचकांक जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये मान लो प्रॉफिट लॉस की ही है, एकदम प्रॉफिट लॉस ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में एक आपको ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, एक रेखा चित्र दिया गया है जिस पर लिखा है कि विक्रय लागत तथा लाभ का सूचकांक, ये सूचकांक दिया गया है। तो ये वाला जो आप डिब्बा देख रहे हैं ये इस टाइप का जो बना है, ये वाला ये, तो ये विक्रय दिखाता है कि इतने में बेचा गया है। तो इस तरह से ये ग्राफ चल रहा है। लागत मूल्य के लिए ये देखिए एक ट्रायंगल बना है और बीच में से कटा हुआ है, इस टाइप का जो दिख रहा है आपको वो यहां पर ये वाला जो है ये है लागत। और उसके बाद ये जो गोल वाला है ये लाभ दिखा रहा है, ठीक है, लाभ। यहां पर सूचकांक दिया गया है, यहां पर वर्ष दिया गया है। आपको पता है कि शुरुआत हम 100 से करते हैं, इसलिए यहां पे देखो 100 से शुरू किया गया है, ठीक, 100 से शुरू किया गया है। तो यहां पे लिखा है कि वर्ष 2001 के लिए लाभ ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 के लिए लाभ ज्ञात करिए।
तो आप ढूंढोगे इसमें कि 2001 कहाँ है, पर यहां तो है ही नहीं, तो इसमें क्या लिखोगे, आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि इसमें 2011 है ही नहीं। ठीक इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि आप 2004 में बताइए, 2004 के लिए लाभ, 2004 के लिए लाभ बताना है हमको, कैसे बताएंगे, तो लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, यही होता है ना। तो यहां पर देखिए 2004 यहां पर है, तो इसमें विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के लिए कौन सा साइन है, वर्ग वाला, देखो ये हो गया 120 रुपए विक्रय माइनस, लागत कितना है, लागत ये त्रिभुज वाला है, 98 रुपए दिख रहा है आपको, 98 रुपए लागत हो गया। तो यहां से लाभ कितना निकल के आया, 120 में से 98 घटा देंगे, 22 रुपए आ गया अपना, ये क्या है, लाभ है, लाभ है। अब इसी को अगर कहा जाए कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से गुणा करेंगे, तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए ग्राफ वही रहेगा, लिखा है यदि 2003, यदि वर्ष 2003, कहां है, यही पहला वाला, 2003 के लिए विक्रय का मान 500 करोड़ है, विक्रय का मान 500 करोड़ मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसने अपनी तरफ से दिया है 500 करोड़। तब वर्ष 2008 में विक्रय का मान बताइए, 2008 में विक्रय, विक्रय का मतलब क्या है, ये वर्ग वाला देखें, 2008 में यहां पे आया ये 154, ठीक है दोस्तों, ये वाला, तो ये 2003 के लिए था, और ये 2008 के लिए विक्रय, 2008 के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो इसने दिया हुआ है वो हमसे पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं कि 2003 में हमारा विक्रय मूल्य कितना रहा, तो 2003 में विक्रय मूल्य 100 रहा, यहीं पे है ना, 100 से शुरू हो रहा है ना, तो 100 रहा, तो ये 100 जो है विक्रय मूल्य, ये किसके बराबर दिया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से तो 500 करोड़ के बराबर दिया गया है कि नहीं, ऐसे तो 100 विक्रय मूल्य है, पर क्वेश्चन में 500 बता रहा है, इसका मतलब 100 500 के बराबर हो गया। तो इसी तरह से वर्ष 2008 में विक्रय मूल्य कितना है, 154 है, तो हमको 154 का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 500 बटे 100 गुणे 154, ठीक, तो यहां से अपना निकल के आ जाएगा। अब 5 का गुणा 154 में करेंगे, 5 चौके 20 का शून्य हासिल 2, 5 पचे 25, 25 2 27 का 7 हासिल, कितना बचा 2, और 5 के 5 2 7, तो कितना आया 770 करोड़ रुपए, ये 2008 के लिए आया है विक्रय मूल्य, ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से, पर वैसे कितना है 154। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो यहां से अपना ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है सूचकांक के लिए किस तरह से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं अपने लिए क्या है, आगे कौन सा क्वेश्चन है, लाभ हानि, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसमें दो तीन चीजें हमको निकालनी है, दो तीन चीजें हमको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रॉफिट पूछेगा तो अभी मैंने सूत्र बताया प्रॉफिट का या लाभ का सूत्र क्या होता है, ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, तो ये हो गया प्रॉफिट। यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट अगर पूछा जाए तो मतलब प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत अगर पूछा जा रहा है तो ये क्या होता है, लाभ प्रतिशत मतलब ये यहां तक तो सेम रहेगा, लागत मूल्य और यहाँ पे सेलिंग प्राइस रहेगा, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य बटे
लागत मूल्य, ठीक है, गुणे 100। आप लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहां से तो लाभ निकल के आ जाएगा बटे में कॉस्ट प्राइस। या आप इसको और छोटा करके लिख सकते हो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वही लिखा है तो ऊपर प्रॉफिट लिख सकते हैं, जो प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट बटे अपॉन प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है परसेंटेज प्रॉफिट का। और ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहां पे हानि के लिए लिखूं, लॉस के लिए लिखूं अगर सूत्र, तो कैसे निकलेगा, यहां से आप लिखेंगे लागत मूल्य पहले लिखेंगे, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। आपको इतना पता ही होना चाहिए कि अगर हानि हो रही है इसका मतलब जितना लगाया था उससे कम में बेचा है, इसीलिए लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पे अगर हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, हानि प्रतिशत ये होगा हानि बटे लागत मूल्य। देखिए हमेशा हम लागत मूल्य से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही हम लोग इसका जो है कंपेयर करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस के अलावा आप यहां सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, ऊपर रहेगा सेलिंग प्राइस से संबंधित, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। तो ये अपना फार्मूला हो गया परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि का। तो ये आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, या जिसको नहीं पता है तो वो यहां से सीख ले। यही चीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने ग्राफ में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे है, इसमें क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक आपको लाइन ग्राफ दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए रेखा चित्र को ध्यान से पढ़िए। विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, ये कंपनी द्वारा लाभ है, ठीक है, लाभ दिया गया आपको, ये वर्ष 2010, 2011, 12, 13, 14, और यहाँ पर लाभ करोड़ में दिया गया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 करोड़, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ है, इसको देख के हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या है कि वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में पिछले वर्ष से कंपनी के लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष में मतलब 2011 से कंपेयर करना है, ठीक है दोस्तों, 2011 से कंपेयर करना है। तो कितना लाभ होगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 2011 में कंपनी का लाभ कितना होगा वो देख लेते हैं। 2011 में कंपनी का लाभ ये है, और ये किसके सामने है, 20। 2011 में लाभ कितना है, 20 करोड़, ठीक है ना। और 2012 में कितना है, 2012 में लाभ कितना है, 2012 का ये ग्राफ बन रहा है, यहां पर पीक बन रहा है, तो यह है 70 करोड़। तो दोस्तों मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको कहीं भी कंपेयर करना है तो आप क्या करेंगे, एक सूत्र लगाते हैं x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100, तो ये सीधा सीधा परसेंट में निकाल देता है, ठीक है। क्योंकि यहां पूछा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है लाभ में, इसलिए यहां 100 से गुणा कर देंगे। अगर सिर्फ लाभ पूछता कितना होता तो फिर इतना ही करके छोड़ देते। तो यहां पर देखिए 70, x क्या है, 70 है, x मतलब जिसके बारे में पूछा गया है, इसका मतलब 2012 के बारे में पूछा गया है, तो 70 ये 2012 में है, तो 70 माइनस, अब y क्या है जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं वो क्या है वो लिखेंगे, तो वो है 20 करोड़, क्योंकि 2011 से कंपेयर कर रहा है, और बटे में y है, इसका मतलब फिर से 20 लिखना है गुणे 100। तो 70 में से 20 जब घटा देंगे तो 50 बचेगा, बटे 20 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 50 बार में, तो 5 बचे 25, 250%,
ये आपका आंसर आया। तो 250% की वृद्धि हुई है साल 2011 से साल 2012 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये चीज आपको बहुत जरूरी है याद रखना। ये बहुत, अगर ये चीज आपको पता है तो फटाक से कर लोगे और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस, और एक टॉपिक और है जो मैं आपको बता दूं कि ये वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस और एनुअली इंक्रीज रेट कंफ्यूजन हो जाती है और जिससे हो जाता है सवाल गलत। तो अभी मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करा दूंगा, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है या फिर दूसरे वाले का। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन अपना हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसी में है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वर्ष 2010 के बारे में पूछ रहा है। 2010 यहां है, तो वर्ष 2010 में यदि कंपनी की आय 120 करोड़ है, तो देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसी ग्राफ से संबंधित है। तो दूसरे क्वेश्चन में वर्ष 2010 में यदि कंपनी की आय 120 करोड़ थी, ठीक है ना, मतलब 120 करोड़ कंपनी ने कमाया है 2010 में। 2010 में 120 करोड़ कमाया, 120 करोड़ कमाया, जबकि 2010 में उसका लाभ कितना था, 30%। 2010 में लाभ 30 था, 30 करोड़ था। तो यहां से अगर मैं लागत निकालूं कि लगा कितना था कंपनी को 2010 में, तो यहां लिखेंगे 2010 की लागत। अब 120 में से 30 घटा देंगे तभी तो लागत निकलेगा अपना, ठीक है, मतलब कितने में बेचा और कितना लाभ हुआ, जब दोनों को घटाएंगे तब जाके हमारा लागत मूल्य निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। तो यहां से 120 में से 30 को जब घटा दिया तो टोटल 90 करोड़ लागत लगी थी, ये हमको पता चल गया, 90 करोड़ की लागत लगी है। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ हमसे पूछ रहा है, 2010 का प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, लाभ। लाभ हमको दिया है कितना, 30 बटे कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 90, तो 90 गुणे 100। लागत मूल्य इसीलिए निकाला था हम लोगों ने ताकि नीचे लिख सकें, अगर ये नहीं निकालते तो कैसे लिखते हैं। तो यहां से ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहां पर आपका आ गया 100/3 और ये होता है 33.33%। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आया 33.33%, और यहां पर आपको सीधा सीधा 33% लिखा है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, पहले वीडियो में मैंने इसको बता दिया है आपको कि ये कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में ग्राफ वही है, बस क्वेश्चन बदल गया है। तो इसमें लिखा है कि वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 में मतलब यहां पर यदि आय 90 करोड़ है तो लाभ प्रतिशत लगभग कितना है। ठीक है दोस्तों, लाभ प्रतिशत लगभग कितना है, ये पिछले वाले की तरह है लगभग। तो देखिए इसमें 2011 के लिए पूछ रहा है, तो 2011 में आय कितनी है जो हमको दिया गया है, 90 करोड़, ठीक है। और 2011 में हमारे पास लाभ कितना था, 20, तो लाभ अपने पास कितना है, 20 करोड़। 20 करोड़ का लाभ है 2011 में। तो यहां से हम लोग लागत मूल्य निकालेंगे, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस, और उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल में से 20 घटा देंगे, टोटल में से 20 घटा देंगे, कुल आय में से 20 घटा देंगे। तो यहां से 90 में से 20 घटाया तो कितना आ गया, 70 करोड़ की लागत लगी थी अपनी। अब हमको यहाँ पे क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत अगर बताना है तो इसमें क्या हम लोग निकालेंगे, देखिए हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लाभ लिखते हैं, तो ऊपर हो गया 20 बटे नीचे क्या लिखते हैं,
लागत मूल्य है 70 करोड़, तो 70 लिख दिया। अब इसको 100 से जब गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया 200/7। 200/7 इसका मतलब कितना हो गया, जब इसको काटेंगे तो 28.57% आएगा। तो 5/7 है तो इसको 29%, देखिए यहाँ पे 28 तो है नहीं, 29 है, तो ये लगभग 29 के बराबर है, तो 29% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना प्रॉफिट एंड लॉस से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का भी होगा, जैसे ग्राफ कोई भी हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है ना। अब हमारा आखिरी एक बचता है वार्षिक वृद्धि दर। मैंने क्या कहा था कि वार्षिक वृद्धि दर और प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझना होगा कि कैसे होगा। इसमें भी लाभ है, विक्रय मूल्य है, उसमें भी लाभ है, विक्रय मूल्य है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है ना। इसको ध्यान से देखना कि कब हमसे लाभ पूछा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कब हमसे एनुअली इंक्रीज रेट वार्षिक वृद्धि दर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वार्षिक वृद्धि दर इसका जो है, अगर वार्षिक वृद्धि दर के लिए हम लोग देखेंगे तो इसका 2 फॉर्मूला है जो हमको ध्यान से देख लेना है। अब इसमें वार्षिक वृद्धि दर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साधारण वार्षिक वृद्धि दर। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे साधारण वार्षिक वृद्धि दर। साधारण, अगर ये साधारण वार्षिक वृद्धि दर के बारे में आपसे पूछे तो कैसे लिखेंगे, तो साधारण वार्षिक वृद्धि दर, इसमें होता है सबसे पहले क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब अभी, जिसके लिए क्वेश्चन पूछेगा उसको यहां लिखेंगे प्रेजेंट माइनस पास्ट। पास्ट मतलब पहले क्या था, बटे में पास्ट। ठीक, अब देखिए यहां पर गुणा हम किससे करेंगे, 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा, वृद्धि दर परसेंट में बदल जाएगा, गुणा 1/n से कर देंगे। अब यहां n क्या है, n है समय अंतराल। समय अंतराल है, ये समय नहीं है, समय अंतराल है। ठीक है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करो, छोड़कर जाना मत। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा और एकदम यहां से समझ कर ही जाओगे। तो बस जितना मैं लिखा रहा हूं उतना लिखो, प्रेजेंट माइनस पास्ट बटे पास्ट इंटू 100 इंटू 1/n, ये आपको याद रखना है। इससे भी छोटा अगर आपको चाहिए तो यहां मैं लिख दूं अमाउंट। अमाउंट मतलब आय, कुल आय। ठीक है, कुल आय अमाउंट माइनस, यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है लागत मूल्य। ठीक है ना, और यहां पर प्रिंसिपल लिख देंगे फिर से, क्योंकि प्रिंसिपल यहां है तो यहां भी रहेगा। लागत मूल्य से कंपेयर करते हैं, गुणे 100 गुणे 1/n, तो इन दोनों में से जो चाहे आप याद कर लीजिएगा, दोनों एक ही है। और n का मान क्या है, n है समय अंतराल। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि 2009 से 2011 के बीच, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछेगा 2009 से 2011 के बीच, स्पेसिफाई करके कोई एक ही स्पेसिफिक जो है आपको डेट और टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक ईयर आपको नहीं दिया जाएगा, उसमें दो को कंपेयर ही किया जाएगा हमेशा। या तो कहेगा 2009 से 11, 2001 से 2005, 2010 से 2012, 2020 से 2022, इस तरह से वो कहेगा आपसे। तो इसमें अब हमको n का मान कैसे निकालना है कि देखिए 2009 तो इसने कहा है, तो 2009 से 2010 गए हम लोग, ठीक, और फिर 2010 से 2011 पर जाएंगे, तब जाकर 9 से 11 तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना, तब जाकर 2009 से 2011 पर पहुंचेंगे। तो अब 2009 से 10 1 हो गया, और 2010 से 2011 1 हो गया, तो 1 और 1 मिलके कितने साल हो गए, 2 साल हो गए। ठीक है, अब आप कैसे गिनोगे, 9 10 11 3 साल,
आप कैसे गिनोगे? 2009, 9 से शुरू हुआ, 9, 10, 11, 3 साल। नहीं, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब यहां पे आपका n का मान कितना निकल के आया? 2 साल। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से देखिए, यहां पर एक तो ये हो गया साधारण वार्षिक वृद्धि दर के लिए ये वाला फार्मूला, और एक हो गया साधारण चक्रवृद्धि के लिए। ठीक है ना, या मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर आप लिख सकते हैं, या चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। यहां लिखेंगे, ये तो साधारण वार्षिक वृद्धि दर था, अब लिखेंगे चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। इसके लिए एक फार्मूला है, और उसके लिए ये जो फार्मूला है ये भी इसी की तरह है, बहुत ही आसान है। देखिए यहां पे आप लिखेंगे अमाउंट का मतलब क्या हो गया? कुल आय। अमाउंट बटा प्रिंसिपल मतलब जो आपने लगाया था। अमाउंट बटे प्रिंसिपल की घात 1/n। यहां पे हो गया अमाउंट बटे प्रिंसिपल की पावर 1/n -1। ठीक है दोस्तों, -1 कर देंगे तो ये तो हो जाएगा अपना चक्रवृद्धि वार्षिक दर। इसी को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वार्षिक वृद्धि दर परसेंटेज में चक्रवृद्धि। ठीक है ना, तो ये दो क्वेश्चन है। यहां पर n का मान वही है, समय अंतराल ही है। ठीक है ना, n मतलब समय अंतराल। और प्रॉफिट एंड लॉस में n का मतलब क्या होता था? एक टाइम फिक्स रहता था कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, पर यहां फिक्स नहीं है। यहां आपको इस तरह से दिया जाएगा कि 2009 से 10, 10 से 11, या 20 से 22, ठीक है, 15 से 18, इस तरह से दिया जाएगा। तो आप ध्यान में रखना, यही अंतर है इसमें। तो यही दो इसमें सूत्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। एक साधारण वार्षिक वृद्धि दर के लिए है और एक वार्षिक वृद्धि दर के लिए है। ठीक है ना, अब इसमें हम वृद्धि दर के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारा इस साल की अपेक्षा पिछले साल में पिछली साल की अपेक्षा इस साल में वृद्धि हुई है, या इसका जो है मार्केट डाउन गया है। ज्यादातर ये चीज शेयर बाजार में इस्तेमाल होती है। शेयर बाजार आप जानते होंगे, वो सब इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन सबका। ठीक है, तो ये अपना हो गया यहां से क्वेश्चन। अब देखिए, मैं इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा तब ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कैसे ये होगा। ठीक है, तो यहां से आप उम्मीद करता हूं कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वार्षिक वृद्धि दर से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर एक ग्राफ आपको दिख रहा है, टेबल ग्राफ है। इसमें एक जगह वर्ष दिया गया है 2009, 10, 11, 12, 13। ठीक है, कुल विक्रय दिया गया है कि 100, 125, 225, 300, 425। इसको चाहे आप लाख में मान लीजिए, चाहे करोड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे रुपए में ही मान लीजिए। तो यहां पर देखिए लाभ दिखा रहा है कि 100 रुपए पे 70 रुपए का लाभ हुआ, 125 पे 60 का, 225 पे 60 का, 300 पे 70 का, 425 पे इतने का लाभ हो चुका है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? देखिए इसमें 2009 से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है कि 2009 से 2011 के लिए वृद्धि दर ज्ञात करना है। ठीक है ना, 2009 से 2011 के लिए वृद्धि दर। अब इसमें साधारण वृद्धि दर भी हम लोग देख लेंगे और चक्रवृद्धि वृद्धि दर जो है वो भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये अपना हो गया 2009 से 2011 के लिए वृद्धि दर। तो सबसे पहले 2011 का वृद्धि दर हम लोग देखेंगे कितना है। 2011 का वृद्धि दर, ठीक है, शुरुआत जहां से होती है हमेशा वहीं से हम लोग लेते हैं। देखिए यहां शुरुआत 2009 से हो रहा है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही होगा। इसकी जगह जो भी होता, जो पहले लिखा होगा वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है ना,
तो यहां से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग 2009 से। तो 2011 में वृद्धि दर कितना है देखिए, यहां पे तो अपना है कितना 100 और यहां पर कितना है 225, तो 225 माइनस 100 करेंगे, ठीक है, और बटे में क्या करेंगे 100 और गुणा 100। ऐसा क्यों किया, ये कहां से आया, मैंने क्या कहा कि जिससे कंपेयर करते हैं उसको बटे में लिखते हैं और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं x की जगह पे। तो यहां पे कौन सा फार्मूला लगा, x माइनस वाई बटे y इंटू 100। तो x की जगह पे 2011 वाला डेटा लिखा गया है और y की जगह पे 2009 वाला डेटा लिखा गया है। क्यों, क्योंकि कंपेयर करना है हमको 2009 से 2011 को, ठीक है ना। तो यहां से अपना ये 100 से 100 तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब 225 में से 100 अगर घटा देंगे तो 125 आएगा, 125% आएगा। तो 125% की वृद्धि हुई है 2009 से 2011 के बीच में, ठीक है ना। अगर हम लोग जनरली बात करें तो अगर यहीं पे हम पूछें कि साधारण वार्षिक वृद्धि दर बताइए, ये तो नॉर्मल वृद्धि हुई है। अब यहां साधारण वार्षिक वृद्धि दर जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, साधारण वार्षिक वृद्धि दर, इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, a माइनस पी बटा पी इंटू 100 इंटू 1/n। अब यहां पर हमको सब पता है, n का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 2009 से 10 पे गया, एक साल यहां से आया और 2010 से 2011 पे गया, एक साल यहां आया, तो दोनों मिलके 2 साल हो गया, तो यहां पर 2 ईयर हो गया, n का मान 2 ईयर हो गया। अब n का मान निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, साधारण 2011 के लिए साधारण वार्षिक दर, ठीक है, 2011 के लिए साधारण वार्षिक वृद्धि दर, ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है। तो 2011 के लिए साधारण वार्षिक वृद्धि दर का सूत्र क्या था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस पी बटा पी गुणे 100 गुणे 1 बटा n। तो यहां से देखिए a क्या है, जिससे जो हमको जिसके बारे में पूछा जा रहा है 225 माइनस कंपेयर किससे कर रहे हैं 100 से, क्योंकि शुरुआत हो रहा है वहां से, तो 100 बटा 100, यहां पे गुणे 100 पहले से ही है, गुणे 1 बटा n का मतलब 1 बटा 2, 100 से 100 कट जाएगा, यहां पर क्या बचा, एक 225 में से 100 घट गया, 125 बचा, 125 बटे 2। अब 125 बटे 2 इसको सॉल्व करना है, तो नीचे 10 बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर गुणा करेंगे कितना होगा, 5 बचे 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एक 5 और 1 6, और यहाँ नीचे 10। अब जानते हैं कि एक अगर 0 है तो दशमलव एक स्थान पे लग जाएगा, तो 62.5% ये वृद्धि हुई है। साधारण वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 2009 से 2011 के बीच में, 62.5% की, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना साधारण वार्षिक वृद्धि दर के लिए। अब हम लोग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देख लेंगे, उसके बाद अपना आज का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख कर ही जाना, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, इसका फार्मूला क्या था, a अपॉन पी की पावर 1 बटा n माइनस 1 गुणे 100, ठीक है। तो यहां से a अपना हो जाएगा 225 बटे p कितना हो जाएगा 100। देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं इस वाले फार्मूले को, बल्कि ये वाला बेटर रहेगा, यहां से लिखेंगे प्रेजेंट बटे पास्ट
1/n-1 इंटू 100, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, प्रेजेंट माइनस पास्ट 1/n-1। ठीक है ना, तो प्रेजेंट में हमको कितना दिया गया है 225, और पास्ट जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो है 100। अब यहाँ पे इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/n, मतलब 1/2, क्योंकि n बराबर 2 हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, वही रहेगा, और -1 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 225 किसका स्क्वायर होता है 15, 15 का स्क्वायर 225 बटे 10 का स्क्वायर 100। ठीक है ना, और टोटल पूरा किसके बटे हो गया 1/2 पे, -1 इंटू 100, ये तो हो गया अपना। अब यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये कैसे लिख सकते हैं हम 15/10 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, और यहाँ 1/2 पहले से ही है, -1 1 गुणे 100, ये लिख सकते हैं। ये इतना एक्सप्लेन करके आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इसका ये कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आप समझ लो। देखियो 1/2 का मतलब, अगर मान लो यहाँ पे 25 की घात 1/2 है, इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √25, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यही होता है इसका मान। तो √25 अगर इसको बाहर निकालेंगे तो +-5 आएगा, तो उसी तरह इसको भी कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है करने का। तो यहां से अब जब आपको पता है कि घात के ऊपर घात अगर होती है तो दोनों घात आपस में पूरा हो जाता है, दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं अगर घात के ऊपर घात है तो यहाँ पे हो जाएगा 15/10। अब यहाँ 15/10, और यहाँ 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, -1, और यहाँ आपका इंटू में 100 रहेगा ही। तो ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना 15/10 -1 और पूरे का 100। तो 10 है यहाँ पर, तो ये 1.5 हो जाएगा। अगर भाग देंगे तो 1.5 -1 गुणे 100 आ गया। अब यहां से कितना आ जाएगा 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 आएगा गुणे 100। अब ये जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50%। ठीक है, तो 50% जो है ये चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है जो कि निकली हुई है। तो 50% ये हो गया। तो आपको समझ में आया कि कितना अंतर है प्रॉफिट लॉस और वार्षिक वृद्धि दर में। काफी चीजें हैं इसमें, आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में क्या है और पास्ट में क्या है। पास्ट और प्रेजेंट ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वैसे ही इसके ये इस वाले क्वेश्चन में जो था, सॉरी इधर नहीं, इसके पहले इसी में जो क्वेश्चन मैंने इसके पहले सॉल्व कराया था साधारण वार्षिक वृद्धि दर वाला, उसमें भी यही वाला फार्मूला लगता ना, प्रेजेंट माइनस पास्ट बटे पास्ट इंटू 100 इंटू 1/n, ये वाला सूत्र लगता, और इसी सूत्र से हमने सॉल्व किया था उसको। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज की अपनी बेहतरीन सी क्लास। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज जो भी पढ़ाया गया है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यहां से जो भी वीडियो डाला जाए उसका बिल नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मैं अगले वीडियो में DI का जो अलग अलग ग्राफ आता है, हर एक ग्राफ को अलग अलग से अब हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, बड़े लेवल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका यहां से नहीं छूटने वाला है। अगर आपको कोई सुझाव देना है या आप हमसे कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं मुझसे और आपको क्या पढ़ना है, तो प्लीज करके कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।